Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So in this session I am going to discuss legal current affairs. So in the last session I have discussed about section 144 of CRPC which talks about when there is an imminent danger है, ठीक है, जब कोई डेंजर है, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, उस टाइम पे जो आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं दे कैन इशू एन ऑर्डर कि दे कैन प्रोहिबिट that such assembly cannot be formed. Is it clear? So this was section 144. Now in the next topic, that is regarding parliament and state legislature. So we are going to talk about this parliament and the state legislature. First topic regarding that is disqualification of MLAs. So before starting with the disqualification of MLAs, in brief I'll tell you the topic parliament and state legislature. So हम parliament और state legislature के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. तो पार्लियामेंट क्या है? एवरीबडी नो उसकी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. तो ये 3 ब्रांचेस हैं पार्लियामेंट की. इज इट क्लियर? दीज आर दी 3 ब्रांचेस ऑफ द पार्लियामेंट. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे हैज़ टू रिज़ाइन व्हेन ही लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा. Is it clear? Council of Ministers including Prime Minister is individual responsible to President and collectively they are responsible to the Lok Sabha. Is it clear? तो ये जो प्रेसिडेंट है लोकसभा राज्यसभा के बारे में हम डिटेल में नहीं, जस्ट आपको मैंने यही बताना था कि जो पार्लियामेंट है इट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड president. So likewise in the state legislature we have to legislative council and legislative assembly. तो legislative assembly को विधानसभा भी कहा जाता है and legislative council को विधान परिषद भी बोला जाता है. Is it clear? So we are not discussing in detail legislative assembly का या legislative council का. Is it clear? So no, first topic is regarding the disqualification of MLAs. What it talks about now? Disqualification of MLA. So now question arises that whether member of legislative assembly can be disqualified or not. अब जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली है इसको विधानसभा भी कहा जाता है, लोअर हाउस भी कहा जाता है. सो इसकी जो आपके मिनिमम स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली की वो कितनी है? इट इज़ 40 मिनिमम है और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है दैट इज़ 500. इज़ इट क्लियर? सो हर एक स्टेट के पास उसका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है. जो मिनिस्टर है स्टेट में ही हैज़ टू बी ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो स्टेट मिनिस्टर्स की जो सैलरी है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है स्टेट में दैट मस्ट बी 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ये जो 10th शेड्यूल में मेंशन किया गया इसको. इज़ इट क्लियर? तो विधान ये जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली इसको विधानसभा कहा जाता है. ये टेम्प्रेरी हाउस है. और जो गवर्नर है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बट एडवाइस इज़ नॉट बाइंडिंग. प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी वोट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स. इज इट क्लियर? ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं वोट करते हैं क्योंकि सिर्फ उनकी इलेक्शन में कौन करते हैं? मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. इज इट क्लियर? सो नाउ लेट अस सी कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं. जुलाई 2019 में कर्नाटका असेंबली के जो स्पीकर थे इन्होंने 17 MLAs को डिस्क्वालीफाई किया था और इनको ये भी बोला था कि दे विल नॉट कॉन्टेस्ट एनी इलेक्शन टिल द प्रेजेंट गवर्नमेंट. जो करेंट जब तक ये प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं जाएगी तब तक ये इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट कर सकते. तो जो ये डिसीजन था कर्नाटका स्पीकर का, दिस डिसीजन वाज चैलेंज्ड इन दी सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पीकर का जो डिसीजन था वो अपहेल्ड कर दिया. उन्होंने कहा या वो डिस्क्वालीफाई किया बट दे हैव अलाउड दीज मेंबर कि ये जो मेंबर्स हैं ये अपने असेंबली बाईपॉल्स को कंटेस्ट कर सकते हैं. दे कैन कंटेस्ट द इलेक्शंस. इज इट क्लियर? सो नाउ वी टॉक अबाउट दी जो 10th शेड्यूल है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू that there are 12 schedules to our Indian constitution. Now 10th schedule talks about the anti-defection law and this is added by the 52nd amendment. So member of parliament, any member of parliament or state legislature
पार्लियामेंट का मेंबर या स्टेट लेजिस्लेचर गए क्या दे कैन बी डिस्क्वालीफाई। अब उन्होंने यहाँ पे अपने ग्राउंड्स बताए हैं कि किस ग्राउंड्स पे उसको मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। सो फर्स्ट ग्राउंड इज़ कि जब वो मेंबर वॉलंटरली अपनी पार्टी से रिज़ाइन करता है, ठीक है, व्हेन वॉलंटरली अ मेंबर रिज़ाइंस फ्रॉम हिज पार्टी और डिसोबेज द डायरेक्टिव्स ऑफ द पार्टी लीडरशिप ऑन अ वोट। सेकेंड ग्राउंड क्या है, जब वो वोट नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू पार्टी, देन ऑल्सो ही कैन बी डिस्क्वालीफाई। एंड लास्टली इफ़ दी अगर किसी मेंबर ने प्रायर परमिशन ली है एंड दैट इज़ डिलेड बाय द party within 50 days from such voting or absenteeism, members shall not be disqualified. So there are two grounds जब members disqualify होंगे कि जब वो वोट नहीं कर रहे हैं according to the party और जब उन्होंने इंटेंशनली वहाँ से रिज़ाइन किया, वॉलंटरली रिज़ाइन किया है एंड दे आर डिसओबेइंग द डायरेक्टिव्स ऑफ द पार्टी लीडरशिप ऑन अ वोट। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ इंडिपेंडेंट मेंबर। इंडिपेंडेंट मेंबर मीन्स क्या है अब आपका कि जो मेंबर इंडिपेंडेंट जीता है, ठीक है, जो मेंबर इंडिपेंडेंट जीता है, इलेक्ट हुआ है, ही और शी वुड बी डिस्क्वालीफाइड इफ़ जॉइंड अ पॉलिटिकल पार्टी। अब जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, दे हैव टू टेक द जॉइन दैट पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months। इज इट क्लियर? विद इन 6 months दे हैव टू जॉइन अ पार्टी। अगर वो पार्टी को नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो वो मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इज इट क्लियर? सी सच ए मेंबर बिकम डिस्क्वालीफाइड इफ़ ही जॉइन्स अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स द सीट इन द हाउस। क्लियर? नाउ ये जो रूल्स हैं, इन रूल्स को देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस। नाउ अगर वो एक्सेप्शन क्या, मर्जर की एक्सेप्शन है कि इन केस नाउ ऑफ द पर्सन इफ़ अ मेंबर लीव्स द पार्टी, मेंबर ने पार्टी छोड़ दी है, क्योंकि वो पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज हो गई है, ठीक है, जो पार्टी है वो दूसरी पार्टी के साथ मर्ज हो गई है, तो जो आपके रूल्स ऑफ डिफेक्शन है वो अप्लाई नहीं होंगे। जो 10th शेड्यूल के रूल्स हैं वो नहीं अप्लाई होंगे। वाई? बिकॉज टू पार्टीज़ हैव मर्ज्ड। इज इट क्लियर? और ये मॉडिफिकेशन कब हुई थी? 91st अमेंडमेंट। प्रीवियसली इट वाज 1/3। अब कितने मेंबर्स हो गए? 2/3 मेंबर्स। अगर 2/3 मेंबर्स एग्री करते तभी मर्ज होगा, हाँ, लेकिन अब 91st अमेंडमेंट से कितना हो गया? 1/3 मेंबर्स होने चाहिए एग्री। इज इट क्लियर? नाउ लास्ट इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मीन्स इफ़ अ मेंबर, अगर मेंबर ने टेम्पररी अपनी पार्टी छोड़ी है ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इलेक्टेड एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस to maintain the dignity of the position, he is not considered as a defecting member. Is it clear? सो लेट मी रिपीट फॉर यू कि जो हमने टॉपिक किया था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs, ठीक है, क्या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। वहाँ पे हमें ग्राउंड्स बताए गए कि इन ग्राउंड्स पे हो सकती है अकॉर्डिंग टू 10th शेड्यूल, कि वॉलंटरली रिज़ाइन कर दिया अपनी पार्टी से और वो डिसोबे कर रहे हैं अपने पार्टी के जो रूल्स या डायरेक्टिव्स हैं। सेकेंडली है कि वो जब वो वोट नहीं कर रहे अकॉर्डिंग टू पार्टी, लेकिन अगर पार्टी ने, अगर मेंबर ने कोई प्रायर परमिशन लिया दैट विल बी कंडोन्ड बाय द पार्टी विद इन 15 days, सो मेंबर डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंडिपेंडेंट मेंबर। कोई इलेक्ट हुआ एज ए इंडिपेंडेंट मेंबर, ही विल बी डिस्क्वालीफाइड अगर उसने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ही टेक्स हिज ऑफिस, ही हैज़ टू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर वो विद इन 6 months नहीं कर पाते हैं देन ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। सो अगर एक्सेप्शंस क्या है कि अगर दो पार्टीज मर्ज होगी और उसके लिए 1/3 मेंबर्स एग्री होने चाहिए। पहले 2/3 था, लेकिन 91st अमेंडमेंट से इट वाज 1/3। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, अगर वो अपनी पार्टी टेम्प्ररी छोड़ देता है क्योंकि वो इलेक्ट हुआ एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस,
to maintain the dignity of the position, he is not considered as a defective member. तो अभी जो रिसेंटली जुलाई 2019 में जो स्पीकर थे कर्नाटका असेंबली के, दे हैव डिस्क्वालीफाइड 17 MLAs और उन्होंने ये भी कहा था कि दे विल नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन टिल द करंट टेन्योर ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट. देन दिस this decision was challenged in Supreme Court. Supreme Court agreed with the Speaker of Lok Sabha, but only he said ki okay, they are disqualified, but Supreme Court has allowed the members to contest the elections. Is it clear? So this was the topic of disqualification of MLAs. Now in the next session I will be taking up the next topic, that is, should the strength of Lok Sabha be increased? Thank you.